भारत में इस्लाम का इतिहास बहुत पुराना है और अलग-अलग रंग दिखाता है। ये कहानी व्यापार और जीत की है। अलग-अलग संस्कृतियां कैसे मिलीं और धर्म परिवर्तन कैसे हुआ, इसकी है। ये कहानी है जिसने हमारे भारत को आज के रंग-बिरंगे और अलग-अलग देश में बदल दिया। भारत में इस्लाम का आना कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि एक धीमा प्रोसेस था जो सदियों तक चला। इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी, जब अरब में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। अरब के व्यापारी अपने सामान के लिए नए बाजार खोज रहे थे, तो वो अरब सागर पार करके भारत के पश्चिमी तट पर आए। ये जगह, जिसे मालाबार तट कहते हैं, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था और यहाँ के राजाओं ने अरब व्यापारियों का स्वागत किया। ये व्यापारी अपने साथ सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि अपना धर्म और अपनी संस्कृति भी लेकर आए। वो तट के पास बंदरगाह शहरों में बसने लगे, मस्जिदें बनवाईं और यहाँ के लोगों से घुलने मिलने लगे। शुरुआत में अरब व्यापारियों और भारतीयों के बीच सब शांति से रहा और सबको फायदा हुआ। व्यापार बढ़ता गया और साथ ही साथ नए विचार, रीति रिवाज और मान्यताएं भी फैलती गईं। यहीं से इस्लाम और भारत के बीच एक लंबे और पेचीदा रिश्ते की शुरुआत हुई, जिसने भारत के इतिहास और संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। मालाबार तट अपनी अच्छी लोकेशन और अमीर बंदरगाहों की वजह से इस्लामी दुनिया और भारत के बीच शुरुआती बातचीत के लिए बहुत जरूरी था। अरब व्यापारी, जो अच्छे नाविक और समझदार बिजनेसमैन थे, इन शहरों में छा गए। वो तरह तरह के सामान का व्यापार करते थे, जैसे मसाले, कपड़े, हाथी दांत और कीमती पत्थर, जिनकी मध्य पूर्व और बाकी जगहों पर बहुत डिमांड थी। अरब व्यापारियों के आने से मालाबार तट पर बहुत बड़े आर्थिक बदलाव आए। उनके व्यापार ने भारत को पूरी दुनिया से जोड़ दिया, जिससे तरक्की और ग्रोथ को बढ़ावा मिला। यहाँ के राजाओं को यह व्यापार बहुत पसंद आया और उन्होंने इन विदेशी व्यापारियों को खास अधिकार और सुरक्षा दी। व्यापार के अलावा अरब व्यापारियों का यहाँ की संस्कृति पर भी गहरा असर पड़ा। वो अपनी भाषा अरबी लेकर आए, जिसने धीरे धीरे यहाँ की भाषाओं पर भी असर डालना शुरू कर दिया। इस्लामी रीति रिवाज और परंपराएं भी धीरे धीरे तटीय इलाकों में फैल गईं। मस्जिदें बनाई गईं, प्रार्थना के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में भी। शुरुआत में व्यापार और संस्कृति के इस आदान प्रदान ने भारत में इस्लाम को मजबूत बनाने की नींव रखी। अरब व्यापारियों और स्थानीय लोगों के बीच शांति और घुलने मिलने ने मुस्लिम आबादी के लिए रास्ता बनाया, जिसने आगे चलकर भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप को बदल दिया। हालांकि शुरुआत में अरबों और भारतीयों के बीच सब कुछ शांति से चला, लेकिन 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के आने से बड़ा बदलाव आया। उमैयद खिलाफत के झंडे तले सेना का नेतृत्व करते हुए इस युवा अरब सेनापति ने सिंध पर कब्जा कर लिया, जो आज के पाकिस्तान में है। ये पहली बार था जब किसी मुस्लिम ताकत ने भारत के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। मोहम्मद बिन कासिम के इस अभियान के पीछे कई कारण थे। एक तो समुद्री डाकू तटीय रास्तों पर अरब व्यापार में रुकावट डाल रहे थे, और दूसरा राजा ताहिर का विरोध। कासिम की सेना जीत गई और इस्लामी शासन स्थापित हो गया। सिंध की ये जीत भारत में इस्लाम के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट थी। इससे सिखी पब की इसने एक नए दौर की शुरुआत की। भाग 4। अब देखते हैं कैसे राजाओं ने राज किया। गजनवीड और गौरी। 10वीं और 11वीं शताब्दी में गजनवीड और गौरी बार बार आक्रमण करते रहे और जीतते रहे। इन हमलों ने भारत के राजनीतिक हालात को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार चढ़ाई की, खासकर उत्तर भारत के अमीर मंदिरों और शहरों पर। उनके हमले बहुत ही क्रूर थे और वो बहुत सारा धन लूट कर ले गए। उनके हमलों ने यहाँ के राज्यों को कमजोर कर दिया और उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन का रास्ता खोल दिया।
गजनवीडों के बाद घौरी ताकतवर बनकर उभरे। मोहम्मद घौरी ने उत्तरी भारत के राजपूत राजाओं को हराया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। गजनवी और घौरी के हमलों का भारत पर बहुत गहरा असर पड़ा। फारसी भाषा, कला और वास्तुकला भारतीय समाज में घुलने मिलने लगे। भाग 5। दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू। भारत में एक नया दौर। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत बनने से भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आया, जिससे मुस्लिम शासन का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो कई सदियों तक चला। सल्तनत, जिस पर एक के बाद एक कई राजवंशों ने राज किया, भारत में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत बड़े बदलाव लाया। मोहम्मद गौरी के एक गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की और जल्द ही उत्तरी भारत के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सल्तनत को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे आंतरिक विद्रोह और मंगोल आक्रमणकारी, लेकिन फिर भी यह अपनी ताकत बढ़ाने और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में कामयाब रही। कई सदियों तक 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया: मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। हर राजवंश ने सल्तनत को और ताकतवर बनाने में योगदान दिया और भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल पर अपनी छाप छोड़ी। दिल्ली सल्तनत अपने आंतरिक झगड़ों और बाहरी खतरों के बावजूद उत्तरी भारत में काफी हद तक शांति और समृद्धि लेकर आई। व्यापार बढ़ा और दिल्ली जैसे शहर व्यापार और संस्कृति के केंद्र बन गए। सल्तनत के समय कला, वास्तुकला और साहित्य को बढ़ावा मिला, जिससे इस्लामी और भारतीय परंपराओं का मिलन हुआ। इस दौरान बड़ी-बड़ी मस्जिदें, मकबरे और महल बनाए गए, जो उस समय की शानदार वास्तुकला दिखाते हैं। भाग 6। मुगल साम्राज्य। जब संस्कृतियां मिली और एक नया रंग बना। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसे भारत के इतिहास का सबसे शानदार समय माना जाता है। तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य लगभग पूरे भारत में फैल गया और इसके साथ ही शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसमें अपार धन दौलत, अलग-अलग संस्कृतियों का मिलन और बहुत ही कुशल प्रशासन देखने को मिला। 1526 में बाबर ने दिल्ली को जीत लिया और यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। उनके पोते अकबर महान को सबसे महान मुगल सम्राट माना जाता है। अकबर अपनी तेज दिमाग, शानदार युद्ध कौशल, प्रशासनिक क्षमता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य को और बढ़ाया, एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई और अपने हिंदू और मुस्लिम प्रजा के बीच प्यार और भाईचारा बढ़ावा दिया। अकबर के बाद उनके उत्तराधिकारी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया। जहांगीर के शासन में कला और संस्कृति को बहुत बढ़ावा मिला, जिसमें उनकी पत्नी नूरजहां का भी बहुत बड़ा हाथ था। शाहजहां, जिन्हें वास्तुकला से बेहद प्यार था, ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए अपने प्यार की निशानी के रूप में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल का निर्माण कराया। आखिरी महान मुगल सम्राट औरंगजेब ने साम्राज्य को सबसे ज्यादा फैलाया। हालांकि उनके शासन में धार्मिक तनाव और छोटे-छोटे राज्यों का उदय भी देखने को मिला। 1787 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे-धीरे कमजोर होने लगा, क्योंकि अब आंतरिक कलह और बाहरी हमलावरों ने इसे घेर लिया था।